नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। पर्यावरणविदों का कहना है कि नदियों की विनाश लीला से बचने और नदियों को सूखने से बचाने के लिए उनका अधिकार वापस लौटाना होगा। देहरादून में एलिवेटेड रोड के लिए नदियों किनारे बसे 2600 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसे हटाने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि एलिवेटेड रोड के नाम पर बस्तियों को उजाड़ने की तैयारी है। लिहाजा सवाल ये है कि विकास की राह में रोड़ा कौन बन रहा है। साल दर साल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। दबाव कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, जिस पर राजनीति है और कई तरह के सवाल हैं, जिसे लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है, वो मालिकाना हक देने की बात करो, और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सब सड़कों पर उतरेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सलाह मानकर अगर सरकार ने नदियों किनारे बसे लोगों को मालिकाना हक दे भी दिया तो क्या ये लोग सुरक्षित हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए क्योंकि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले भी जानते हैं कि राजधानी में रिस्पना और बिंदाल किनारे कई बस्तियां बसी हुई हैं। लिहाजा अगर किसी दिन नदियों में बाढ़ आ गई और ज्यादा नुकसान हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस राज्य की माननीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो अब कानून है, एक्ट के रूप में है। वो है मरीन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। और ये स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मरीन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक, नहीं लाल चिन्ह का आतंक मरीन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है, वो मालिकाना हक देने की बात करो, और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सब सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। देहरादून में 129 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं, जिनमें से 40,000 से ज्यादा की आबादी रहती है और ये सभी जानते हैं कि ज्यादातर बस्तियां नदियों के किनारे बसी हैं। सच तो यह है कि हजारों भवन सीधे तौर पर नदी के फ्लड जोन में बने हैं और इन सब के बीच पर्यावरणविद और आपदा प्रबंधन के जानकार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि आज नहीं तो कल नदियां अपने स्वरूप पर वापस आएंगी और इसके प्रदेश में कई उदाहरण हैं। फिर नदियों किनारे बसे लोगों को विस्थापित करने पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो बनाने का काम कर रही है, लाल निशान लगा करके लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए, जैसा भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने कहा, हम सरकार का घेराव करने का भी काम करेंगे। साल दर साल उत्तराखंड की आबादी बढ़ने के साथ ही आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। लिहाजा सरकार ने रिस्पना और बिंदाल पर एलिवेटेड रोड बनाने पर जोर दिया है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की जद में नदियों किनारे बसे 2600 से ज्यादा भवन हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इधर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उन्हें कहीं न कहीं बसाया जाए। विधायक ने पूछा है कि क्या कांग्रेस एलिवेटेड रोड का विरोध कर रही है और अगर हाँ तो हरीश रावत खुलकर कहें कि दून में एलिवेटेड रोड की जरूरत नहीं है। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं
और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था, और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर। ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। दून में 1-2 दिन या फिर 1-2 वर्षों में नदी के किनारे बस्तियां नहीं बसी है। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अपने अपने समय में नदियों के किनारे मलिन बस्तियों को न सिर्फ बसने दिया बल्कि उसे अध्यादेश लाकर संरक्षित भी किया है। कई बार नैनीताल हाईकोर्ट और एनजीटी ने नदियों किनारे बसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए, बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगर एलिवेटेड रोड बनना है तो कई मकानों को हटना जरूरी है। जिन लोगों को वहां से हटाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी समझ में आना चाहिए कि पूरी मलिन बस्तियों में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं। 50,000 में सिर्फ 3-3.5 हजार लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है। बाकी के लगभग 46,000 लोग कम से कम भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। उनको नियमित करने का हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 3,500 जो लोग इसमें जिसकी जद में आ रहे हैं, उनकी भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? या तो हरीश रावत जी कहते कि देहरादून में कोई एलिवेटेड रोड नहीं बननी चाहिए, ओपन आए ना सामने, क्या दिक्कत है? विरोध करें हमारा। देहरादून में नदियों की जमीनों पर हुए कब्जे पर न्यायालय और एनजीटी भी चिंता जता चुका है। अक्टूबर 2024 में एनजीटी ने शासन को निर्देश दिया कि रिस्पना नदी में बाढ़ के आधार पर फ्लड जोन घोषित किया जाए। दस्तावेजों से पता चलता है कि वर्ष 1968 में रिस्पना नदी की औसत चौड़ाई लगभग 319 मीटर थी, लेकिन अब ये केवल 68 मीटर ही रह गई है। कहीं कहीं तो नदी की चौड़ाई 20 मीटर से भी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि धराली में आई जल प्रलय दून के लिए संदेश है। अगर समय रहते नदियों के बाढ़ क्षेत्र से अवरोध नहीं हटाए गए तो भविष्य में रिस्पना समेत अन्य नदियां खीर गंगा की तरह अपना रास्ता खुद चुन लेंगे तो कोई हैरत नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो कितना नुकसान होगा ये कह पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो साल दर साल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, जाम की स्थिति बन रही है। और ऐसे में अभी कांग्रेस के कार्यकाल में हालांकि कुछ फ्लाईओवर बने जिनसे कुछ निजात तो मिली है, लेकिन मात्र उसी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ठोस प्लानिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार एलिवेटेड रोड अब ला रही है और बिंदाल और रिस्पना से होकर ये रोड जाएगी ताकि शहर का जो ट्रैफिक है वो और कम हो सके। और इसी को लेकर अब राजनीति हो रही, क्योंकि अगर एलिवेटेड रोड बनेगी तो इन मलिन बस्तियों के जो परिवार वाले हैं इनके मकानों को जो है हटाना पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर जो है एनजीटी और हाई कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश आते हैं और उसके बाद फिर निगम की ओर से, एमडीडीए की ओर से ये कार्रवाई की जाती है और कुछ मकानों को ध्वस्त भी किया गया है। और इसी के तहत जो है सरकार जो है अब कह रही है कि अब चूँकि बिना मकान हटाए निर्माण कार्य नहीं हो सकता और एकाएक जो है मलिन बस्तियों को ना हटाए जाने का जो मामला है, एक बार फिर से इसने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस से के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मलिन बस्तियों को सरकार हटाए लेकिन कहीं और पहले माइग्रेट करे, उनको आशियाने बना के दे, उसके बाद हटाए, तब ये न्याय संगत होगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। और हरीश रावत पूर्व सीएम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब तक सरकार कोई ठोस प्लानिंग के तहत रणनीति नहीं बनाती तब तक ये मलिन बस्तियों को हटाने नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसा सरकार करती है या फिर ऐसा मंशा जाहिर करती है तो फिर कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ही मलिन बस्तियों के लोग भी अब सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर 2027 के चुनाव में एजेंडा सेट है। तमाम एजेंडों के तहत मलिन बस्तियों का भी एजेंडा सेट हो गया है। अब इसी को लेकर अब राजनीति हो रही है।
चूँकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि एक तो अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी अपने सरकार में ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेके आती है और मलिन बस्तियों को ना हटाए जाने के लिए 3 साल के लिए अध्यादेश लाती है, और उसके बाद फिर जब सरकार बन जाती है तो फिर इनको हटवाने का काम शुरू हो जाता है। तो इसी को लेकर समय समय पर राजनीति होती है, लेकिन अब ये राजनीति जो है चलती रहेगी, क्योंकि ये 27 का चुनाव निकट है, लिहाजा अब इस पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। सभी मेहमान हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। प्रभा बदूनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशीष सैनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, DK पॉल साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक और शकुंतला रावत UKD की वरिष्ठ नेत्री हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं HNN के मंच पर। और सबसे पहले मैं आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपके तमाम बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सरकार को चेता दिया है कि अगर सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश करेगी तो सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मलिन बस्तियों के परिवारों के साथ अब सरकार को घेरने का काम करेंगे। आशीष सैनी जी। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को दूसरी बार उठाया। इससे पूर्व की जो आपकी डिबेट थी उसमें भी यही विषय रखने का काम हुआ था कि यदि किसी भी व्यक्ति को हटाया जा रहा है और उसको पुनर्वास की जिम्मेदारी उस जगह की सरकार की पहली बनती है। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, लेकिन आपने यदि वहां पर रह रहे लोग, चाहे वो बिना मालिकाना हक के भी अगर रह रहे हैं, वो बिना किसी रिकॉर्ड के भी रह रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक आवास उपलब्ध कराए ताकि वो अपना जो जीवन है वो चला सके। ये सरकारी बुलडोजर जब गरीब आदमी के घर पर चलता है तो उसका ये जो सरकार का जो वेलफेयर स्टेट होने का जो सपना है, उस सपने को चोट लगती है सीधी। यानी अगर आप एक डेमोक्रेसी में है तो आपको वो जगह खाली कराने के लिए जो सरकारी भी है या फिर ऐसी जगह है जो किसी और विभाग की है और वहां पर कुछ लोगों ने अगर रहने की व्यवस्था कर ली तो आप उसको वो अवैध नहीं होता, वो ये कि उनके मालिकाना हक नहीं है तो आप उनकी व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम की एक योजना चलती है, जब इनको हटाने की बात चल रही है तो वो योजना कहाँ चलेगी? आप उस योजना में इनको शामिल कीजिए और इनको वहां पर स्थापित कीजिए, तभी तो आप कह सकते हैं कि नहीं आपको जाना पड़ेगा और हम आपका क्षेत्र हटाने जा रहे हैं। ये चीज इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये एलिवेटेड रोड पर पूरे देहरादून को कुचलने पर आमादा है और ये समझ में नहीं आता कि एलिवेटेड रोड पर इधर से उधर जाना किसको है और आप उसकी कीमत कितनी अधिक वसूलना चाहते हैं। आप उस पर टोल भी वसूलेंगे, हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के खजाने से भी जाएगा। उसके बाद आप गरीब लोगों के मकान भी तोड़ेंगे और फिर आप कहेंगे देखिए हमने कितना डेवलपमेंट का काम किया। मैं एक व्यक्तिगत रूप से मेरी भी एक सोच है, हम नहीं चाहते कि किसी गरीब आदमी के खून से रंगकर हम किसी ऐसे फ्लाईओवर को बनाएं जो देहरादून में की सुंदरता पर चांद लगाने के लिए हम चाहते हैं कि ये एलिवेटेड रोड बने, अच्छी बने, लेकिन अगर कोई पुनर्वास की आवश्यकता है तो उसको भी किया जाए। और सरकार की तो जिम्मेदारी है, कोई आदमी अगर ऐसी जगह पे है जहाँ कोई परियोजना भी नहीं है और आपको लगता है कि उसके पास आवास होना चाहिए और वो कहीं सरकारी अथवा किसी विभाग के भवन जगह पर बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना। ये कायगिरे सरकार चला रहे हैं बैठ के। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, इन लोगों को तो खुद आगे आना चाहिए। कांग्रेस को क्यों बार बार बीच में बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि नहीं पहले पुनर्वास करो? ठीक है, बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका पालन करना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रभा बदूनी जी जवाब दें। देखिए रोहित जी, मैं भी अपनी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, ये क्या मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। इससे पहले भी एलिवेटेड रोड बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा और डेफिनेटली मैं कहूँगी बनना भी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि आज देहरादून में कितना ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है, इसी को लेकर तरह तरह की योजनाएं यहाँ पर बनाई जा रही है। उनमें से एक एलिवेटेड रोड भी है, फ्लाईओवर्स भी यहाँ पर बन रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ तक रही बस्तियों की बात की, ये लोग लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो ये लोगों को क्या संदेश देना चाह रही है कि क्या जो सरकार है जिन्होंने जो मलिन बस्तियों में हमारी जो आबादी रह रही है उनको बसाने का काम वहां पर इससे पहले अध्यादेश लाकर हमारी ही पार्टी थी, जिन्होंने जो वहां के लोग थे जब वो भयभीत थे, जब एनजीटी का एक्शन आ गया था तो हम ही अध्यादेश लेकर आए थे कि नहीं, जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता, उनको कहीं बसाया नहीं जाएगा, तब तक उनको वहां से नहीं विस्थापित किया जाएगा। तो आज ये जो कांग्रेस है, इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं है तो ये कोई ना कोई मुद्दा लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाती है।
लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी काम किया है तो वो हमेशा जो वहाँ के लोग हैं उनके जनहित के लिए ही काम किए हैं, और हमारी पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं उनमें संकट आ जाए। अब इससे पहले मैं एक जो सुन रही थी कि 2016 में इन लोगों ने काम किया था उनको बसाने का। अरे भाई, इससे पहले तुम्हारी सरकार थी, अगर तुम लोग इतने चिंतित थी कांग्रेस, तो तब इन्होंने इनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया? और 2016 में भी मैं रोहित जी एक चीज बता दूं, जो मकान चिन्हित हुए हैं उनमें से मुश्किल से अगर आप हमारे बिंदाल के पास ही ले ले तो मुश्किल से ज्यादा घर उसमें घर नहीं है, और उनको पहले ही बता दिया है कि आपको भेजा जाएगा। लेकिन जो बाकी के घर है वो ऑलरेडी उसमें नहीं आ रहे हैं, 2017 के बाद उसमें वो चीज नहीं आ रही है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी, बेकार में जो वहां पे लोग हैं उनको मैं कहूंगी कि अफवाह फैलाने का काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है, जिम्मेदारी अपनी समझती है, चाहे हम एलिवेटेड रोड बनाए या फ्लाईओवर बनाए, लेकिन उससे पहले जो जनता है उनके लिए कहीं ना कहीं उनको पहले विस्थापित किया जाए। डीके पॉल साहब क्या कहेंगे? ये तो बंदे ही कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में ही। बिल्कुल, इस मामले पर ना कांग्रेस के दाग धुले हैं, वो भी दागी है, और भारतीय जनता पार्टी तो दागी है ही है। उसका कारण ही है, कोई भी काम आप करिए, कौन मना कर रहा है आपको एलिवेटेड रोड बनाने के लिए? आप लाइए ना, आप उसमें देखिए सुनवाई किस प्रकार की कर रहे हैं, बारीकी में जाना पड़ेगा। आपने क्या उसमें आश्वासन दिया है लोगों को बुला करके कि हम एलिवेटेड रोड के लिए ये 2600 घर तोड़ रहे हैं, या जितनी 26 हमारी कॉलोनी है वो तोड़ रहे हैं, या 40,000 लोगों को उजाड़ रहे हैं? क्या संदेश दिया आपने लोगों के सामने? आपने कोई ऐसे प्रमाण पुख्ता उनके सामने नहीं रखे। आप बस्तियों में जाकर के अपने टीवी पैनल के व्यक्ति को जरा भेजेगा, जो इनकी प्लानिंग हुई है, जिसमें इन्होंने बैठ करके उन लोगों के बयान लिए हैं, तमाम बातें की है मलिन बस्तियों के लोगों से, उनको क्या आश्वासन इन्होंने दिया है? कोई आश्वासन उनको नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उनको बुला करके ये कहा है कि हम आपके घर तोड़ रहे हैं और आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको उजाड़ रहे हैं, जैसे दिल्ली में इन्होंने किया। कितनी जोर जोर से प्रधानमंत्री जी बात करते थे कि 1 लाख जितनी भी मलिन बस्तियां घर है वो तोड़े नहीं जाएंगे, और किस कदर से तोड़े जा रहे हैं आपके टीवी चैनलों पे हम देखते हैं। कितने बेरहमी से ये तोड़ रहे हैं, कितने रोते हुए बिलखते हुए लोगों को छोड़ रहे हैं। क्या उनको बसाने का काम नहीं था? और यही काम ये देहरादून में करेंगे, उत्तराखंड में करेंगे। लोग रोएंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन ये बेदर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको किसी भी हालत में न विस्थापित करने का काम करेगी, ना कुछ करने का काम। कांग्रेस की बात, कांग्रेस निश्चित रूप से जो 2016 में एक अध्यादेश लेके आई थी उस पर वो काम करना चाहती थी, लेकिन सरकार बदल गई, कोई बात नहीं। लेकिन 5 साल थे कांग्रेस के पास, वो भी राजनीति कर रहे हैं लोगों के साथ में, उन्होंने भी क्या किया आपके सामने। पर भारतीय जनता पार्टी पे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या उनकी प्रवक्ता आज यहां बैठ करके ये कह सकती हैं कि हम हर व्यक्ति को जिसका घर उजड़ने वाला है, टूटने वाला है, उसको पहले विस्थापित करेंगे, उनको कहीं पहले जमीन देंगे या उनको बसाएंगे? तो वो कोई भी लोग हो सकते हैं। देखिए, ये तो पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे माननीय विधायक जी ने अभी यही कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो उनको बसाने का काम करेगी, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है। और आप अभी ये बोल रहे थे कि हमने उनको बैठक करके उनको बुलाया और हमने कहा कि हम पहले रोड बनेगा। एक बात बताइए, बिना उनको विस्थापित किए क्या उसमें एलिवेटेड रोड बन जाएगा? इसीलिए इन चीजों में चिन्हीकरण उनका किया जा रहा है। जो एलिवेटेड रोड नहीं, आप ये बताइए, एलिवेटेड रोड का जो काम है आज 1 साल हो गया है, लेकिन अभी उसका कार्य चल रहा है ना। अगर हमें इतनी जल्दी होती तो हम फटाफट उसको बना के एक तरफ कर देते, लेकिन इसमें समय क्यों लग रहा है? इसका एक तो ये कारण है। दूसरा, आज आप अतिक्रमण की बात करते हैं, अतिक्रमण किसने फैलाया? ये तो कांग्रेस की सरकार होगी, अतिक्रमण फैला रखा है। आप दोनों जिम्मेदार हैं, इसमें ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कांग्रेस और भाजपा ने, आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप ही घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपने ही बसाया है, हमने तो बसाया नहीं, ना क्षेत्रीय दल ने बसाया, किसी ने भी नहीं बसाया। केवल बसाने वाले भी आप हैं और आज उजाड़ने वाले भी आप हैं। और उजाड़ने का काम से पहले अगर आप उन लोगों के घर तोड़ते हैं और उनको घर नहीं देते तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर करके बताएगी आपको क्या होने वाला है। का काम किए तो आने वाला समय में आप खुद ही हाँ, देख बिल्कुल उसका वेट करेंगे, इंतजार सरकार है करेंगे, जो उनको बसाने का भी काम करेगी। और लेकिन आज पुख्ता प्रमाण तो कोई भी नहीं है आपके पास। कहीं आपने उनको ये आश्वासन दे दिया हो कि हम आपको कौन सी जगह चिन्हित की आपने उनको घर देने के लिए? उसके बाद आप लोगों को उकसा रहे हैं कि आप प्रभा बहन जरा साधारण तरीके से सुनिएगा, आप ये बताइए कि कौन सी जगह चिन्हित की है आपने उनको घर देने के लिए? उस जगह का नाम बताइए। हमारा क्या है? क्या हम लोगों को ये बोलेंगे आपसे क्या पढ़े लिखे को फर्जी का आप बता दीजिए, हम फलाने गाँव में जमीन दे रहे हैं आपको। उनके घर भेज जाएंगे, झूठ बोलने का काम मत करिए और ये बहकाने का काम मत करिए। अगर हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वही होगा। उनको पहले कहीं ना कहीं विस्थापित ठीक किया है, जाएगा, वीरेंद्र शर्मा उनको जी। घर दिया जाएगा, वीरेंद्र उसके बाद ही उनको हाँ? वहां पे एलिवेटेड रोड बनेगा। ठीक है, ठीक। शकुंतला राउत मैम। देखो, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता मैडम भी बैठी हैं और आगे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और हमारे और प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। हमने जो अपने जीवन में देखा है इस उत्तराखंड के लिए, इस उत्तराखंड में ये बोलो 25 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है, तो कांग्रेस और भाजपा ने कहां तक पहुंचा दिया उत्तराखंड को? नहीं, हमें भी जवाब चाहिए ना, हम सवाल कर रहे हैं, हमें भी जवाब दो। कहां तक पहुंचा दिया है? कांग्रेस ने सत्ता भोगा, लोग बेदखल हुए, भाजपा सत्ता भोग रही, बेदखल हुई। आज जो रोड बनाने की बात आ रही है, पहले ये बोलो इन नदियों नालों में बसाए किसने? क्या सरकार को यह पता नहीं था कि कल के दिन हमें यहाँ एलिवेटेड रोड भी बनानी है? किसने बसाया? ये सब महोदय, ये सब अपने वोट बैंक के लिए बसाए गए हैं। इनकी शुमारी हुई? कौन कितने साल से रह रहा है, कौन ओरिजिनल है, कौन लोकल है, कौन यहाँ का मूल निवासी? हम मूल निवास पे जाते हैं, हम कह रहे हैं हम मूल निवास की बात करते हैं। जितने बिंदाल नदी में और जितने तुम्हारे रिस्मना नदी में है, मूल निवासी कौन कौन है यहाँ के? नहीं, मूल निवासी कौन कौन के हैं? ये अपने वोट बैंक के लिए यहाँ बसाए हुए हैं और आज रोड के पर्पज पे ये गुजारे जाएंगे। हमारे धराली में जब सबको पता है कि नदी नालों में मकान नहीं बनाने चाहिए, पांच छह मंजिल इमारतें कौन दे रहा बनवाने? सरकार कहां सोई हुई है? ठीक मैम। उनके लिए कहां है नक्शे पास? यही तो जो बड़ी बात है। आपदा में बह गए, हमारी नदियां हैं, हमारी बिंदाल नदी है, हमारे रिस्मना नदी है, कभी कभी इन नदियों का पानी पिया जाता था। आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं। 25 साल बाद देख लो, यहाँ बसा दिए सबको, पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं, कौन है, क्या है। जब से हमारे नदियों में बसाए गए तब से हमारे घर सुरक्षित नहीं है और पूरे शिविर के नाले नदियों में पड़ रहे हैं और आज कह रहे हैं जी कि उनको पुनर्वास। चलो पहले उनकी चिन्हीकरण करो, हम आपका साथ देते हैं। उनकी चिन्हीकरण करो, कौन यहाँ का कितने साल का मूल निवासी है और उसके बाद आगे अपना कार्यकाल। ठीक है मैम, ठीक मैम। वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए रोहित जी, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको मैं देखिए राजनीति पे नहीं जाऊंगा कि अलग अलग पार्टी के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन परंतु मैं एनजीटी की जो आदेश है और जो उनका सर्वे है, उनकी जो चिंता है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो इन दोनों नदियों के आसपास अगर आप कभी देखेंगे, घूमेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। और वो अतिक्रमण देखो होता सरकारों की प्रेजेंस में ही होता है। भाई आज तक हमारे प्रदेश में 2 ही पार्टियों की सरकारें रही है, बीजेपी और कांग्रेस की, है ना। तो हर जिस नेता का जो विधायकी क्षेत्र आता है, वही उसी का मेन रोल उसमें होता है। तो इधर कभी पहले काऊ जी हुआ करते थे तो कांग्रेस से हुआ करते थे वो, है ना। तो उन्होंने पूरा ये बसा रखा, आपको जैसा कि पता है रिस्पना के आसपास का जो एरिया है वो सारा काऊ का बसा हुआ है और काऊ का वोट बैंक है, दीपनगर पूरा, है ना। और आज काऊ पार्टी बदल के बीजेपी में आ गया है, तो अब वो घर तो बने हुए थे पहले से, जब वो कांग्रेस में था तो तभी बना दिए थे उसने वो मकान, है ना। और इसी तरीके से इधर आप उसकी बात भी करो, बिंदाल में भी, है ना। लेकिन चिंता इस बात की है कि जैसा आपने दिखाया कि भाई पहले ये इनकी चौड़ाई, इस नदियों की चौड़ाई थी 320 मीटर के आसपास, है ना, और आज ये 68 रह गई। ये चिंता का विषय है क्योंकि नदी के जलागम क्षेत्र बने हैं ना। डेफिनेटली देखो, प्रकृति अपना रूप नहीं बदलती है ना। प्रकृति जब चलेगी वो अपने फ्लो में, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है प्रकृति का, समझ रहे। और वो कभी भी नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो जिस दिन ये उफान में आएंगी ये दोनों नदियां, तो वही हाल होगा जो थराली में हमने अभी कुछ ही दिनों पहले देखा। तो ये इसमें गलती फिर प्रकृति की नहीं मानेंगे हम, इसको हम आपदा नहीं बोलते हैं। ये मानव द्वारा बुलाई गई आफत होती है, ये आपदा नहीं होती है। हम इसका नाम देवी आपदा दे देते हैं, उसके नाम पे फिर रोना पिटना और पैसा बांटना, एक दूसरे के ऊपर मरहम लगाने वाले काम करते रहते हैं, है ना, जो गलत है, करा हम ही सब लोगों ने, है ना।
हाँ, अब ये देखो, गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, इनका प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो अभी ला रहे हैं, तो इसका वेलकम करना चाहिए सबको कि भाई यहाँ पे एक परेशानी और भी है हमारे प्रदेश में कि इतनी एक्सेस में जब जनसंख्या हो गई है देहरादून की, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो आप सबको फेस करनी पड़ती है, आप भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान है, प्रोजेक्ट है, तो ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य प्रोजेक्ट है और इसका वेलकम करना चाहिए। और रही बात इनको अब बसाने की, दूसरी जगह विस्थापित करने की, वो उसके लिए भी सरकार ने भी खैर कह दिया, मैं बयान भी सुन रहा था विनोद जी का, तो उन्होंने भी कहा कि भाई सरकार पहले इनको विस्थापित करेगी और प्रॉपर मैनर में करेगी, उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट का काम शुरू करेंगे। तो विस्थापन, सरकार ने ये नहीं कहा कि हम विस्थापित नहीं करेंगे। देखो, कांग्रेस का आरोप भी यहाँ पे गलत है ना, और कांग्रेस भी अगर इस पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी राजनीति कर रही है, सीधी सीधी सी बात है भाई, उनको वोट बैंक में उनको डराना धमकाना, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, इतने ज्यादा वेल सेटल्ड भी नहीं होते वो लोग, तो उनका जितना जो लोग बहका सकते हैं इस नाम पे अभी, वो राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग। ठीक है, प्रोजेक्ट बीजेपी अगर ला रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए और ये अच्छा काम कर रही है। एलिवेटेड रोड बनना अब चाहिए, लेकिन फिलहाल एलिवेटेड रोड्स देखिए, हमारे एलिवेटेड रोड में जो हमारी एजेंसियां होती है जिन्होंने इनको रिपोर्ट दी है, क्या उन्होंने ये बिल्कुल अच्छे से तय कर लिया है कि इस पे कोई एलिवेटेड रोड के बाद खतरा तो नहीं बढ़ेगा? खतरा भाई, अगर मान लो आप रोड बना रहे तो लोग चलेंगे उसके ऊपर, और जब बाढ़ या बारिश की स्थितियां होती है तो उस वक्त उस रोड को टूटने का भी तो डर रहता है। जैसे कि आप अभी इधर की रोड देखते हैं जो बिहारीगढ़ से यहाँ ISBT तक के लिए, जो आशारोड़ी तक के लिए बना रखी है रोड, वो रोड भी तो एलिवेटेड रोड है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी रहेगी। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, विकास को लेकर हो रही है, और विकास होना चाहिए ये हर कोई मानता है, हर जनरेशन मानती है, लेकिन ये भी सच है कि विकास की आड़ में लोगों के आशियाने भी नहीं टूटने चाहिए। तो इसमें आवश्यकता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, जिनको हटाने की बात चल रही है, कांग्रेस अब उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। हालांकि बसाया नेताओं ने ही, चाहे बीजेपी या कांग्रेस के नेता हों, उन्होंने ही अपने वोट बैंक के लिए उनको बसाया है, लेकिन अब वो जाए तो जाए कहाँ, और इसी को लेकर अब राजनीति हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इनके लिए आवास सरकार बना के देगी इनको, प्रधानमंत्री आवास के तहत, तब इनको शिफ्ट करेगी, फिर बनाएगी, कैसे होगा? DK पॉल साहब, मैं आपसे समझने का प्रयास करूँगा, आप बताइए कैसे हो सकता है कि इनको आवास भी मिल जाए, फिर इनके मकान में आप तोड़ो, फिर रोड बनाओ, कैसे होगा? देखिए, ये तो सरकार की अच्छी मानसिकता पर डिपेंड करता है। यदि उनको 40,000 लोगों के दर्द को वो समझेंगे तो निश्चित रूप से वो उनको कहीं ना कहीं आवाज़ देने का पहले काम करेंगे। और जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी, कह जरूर रहे हैं, सुनने में जरूर आ रहा है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि जो धोखेबाजी और राज्यों में हुई है, कहीं वही धोखेबाजी अगर यहाँ हो जाती है इन गरीब लोगों के पास, तो वो जाएंगे कहाँ? रोएंगे, चिल्लाएंगे, दूसरी पार्टियां तो फिर निश्चित रूप से सड़कों पे आएगी। यहाँ एक तरह से अगर ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरते जैसा कि कह रहे हैं, तो फिर राजनीतिक पार्टियां तो आएंगी ना सड़कों पे। फिर आप कहेंगे कि ये व्यवधान फैला रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एलिवेटेड रोड बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी पार्टी को, लेकिन सबसे पहले पुनर्वास की बात करिए, और पुनर्वास देने के बिल्कुल सिस्टम, बिल्कुल एक न्यायपालिका है सरकार की, वो विधायिका है, उसमें तय करें, अध्यादेश लाए उस पर, या श्वेत पत्र जारी करें उन पर, और बताएं कि हम इन लोगों को फलानी जगह पर हमने जमीन ले ली है, एक्वायर कर ली है, और हम वहां पर इनको जगह या घर देने वाले हैं। आपके पास कोई रास्ता है नहीं, कोई प्रोग्राम है नहीं, कोई नियत नीति आपकी है नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम घर देंगे। कोई तो प्रमाण हो ना, हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप विज्ञापन जारी कर दें, विज्ञापन कुछ भी जारी, देखिए बहुत सरकार के हाथ में, तभी मैंने कहा एक न्यायपालिका भी है, एक विधायिका भी है, उसमें सब कुछ तय हो सकता है, कानून बनता है। विधानसभा में बनाया हुआ कानून, एक्वायर की भी जमीन किसी की भी हो चाहे वो सरकार की मानी जाती है, और उस पर आप दे दीजिए लोगों को आश्वासन कि हमने बहुत जगह ऐसी सरकार के पास में, यहाँ पर पूरे देहरादून में आप 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी दीजिए, लेकिन ये चिन्हित कर दीजिए कि फलानी जगह पे हम इनको जमीन देने जा रहे हैं, इनको पुनर्वास करने जा रहे हैं, इनको कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई, हमारे एक साथी ने सही कहा, बिल्कुल हमारे जो भी साथी बोलेंगे अच्छी बात, वो बढ़िया बात,
आप ये मत सोचिए कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, क्या है। जब बसा दिया आपने, उनसे वोट ले ली, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, तमाम चीजें दे दी, तो वो तो उत्तराखंड के लोग हो गए ना, उत्तराखंड के वासी हो गए ना। यदि आप उनमें आप डिफाइन करेंगे चीजों को तो फिर नहीं होगी सारी बातें। मैं कहता हूं जो लोग 40,000 आप कह रहे हैं, एक एक व्यक्ति को उनको घर मिलना चाहिए। दिल्ली की तरह रोने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोग रो रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, नालों में कूद जा रहे हैं कि मेरा घर गया, इतने तड़प रहे हैं। ऐसे तड़पते लोगों को आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और निवेदन भी करना चाहते हैं, यदि आपके वादे सच्चे, आपकी बात सच्ची है, आप इन लोगों को, गरीबों को बसाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। ठीक है आशीष चंद जी, मेरा सवाल ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस क्या कह रही है। आपको एलिवेटेड रोड नहीं चाहिए? आपका बिल्कुल सही प्रश्न है और मैं ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको विकास नहीं चाहिए, एलिवेटेड रोड नहीं चाहिए? नहीं, इसका मैं 2 सेंटेंस में जवाब दूंगा। हमें विकास चाहिए, लेकिन खून की कीमत पर नहीं। चलिए बोलिए, बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमारा देश बना, विभिन्न रियासतों में बटा हुआ देश, तो कौन व्यक्ति कहाँ रहता था, कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, वो सब चीज को छोड़ते हुए जो जहां था वहीं पर रहता हुआ, उसी राज्य में रह के शामिल हुआ। जो लोग पैसे वाले थे, जिनके पास पैसा था, अमीर थे, उन्होंने अपनी संपत्ति खरीदी या उनको पैतृक रूप से संपत्ति मिली। लेकिन जिन लोगों के पास अपने आवास बनाने की जगह नहीं थी, वो उन्होंने कहीं सरकारी जमीन देखी तो वहां पन्नी और झुग्गी डाल ली, उन्होंने कहीं खाली जगह देखी तो वहां डाल ली और अपना जीवन गुजर बसर करने लगे। तो एक वेलफेयर गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति बिना आवास के ना रहे। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने लोकसभा लाल किले से दिए गए पहले भाषण में कहा कि मैं 2022 तक सबको आवास दूंगा। अगर आवास देने के दौरान उनको अभी एक चीज सामने आई कि रिस्पना के लिए कोई एलिवेटेड हाईवे बना रहे हैं, रिस्पना बिंदाल के लिए, और उसमें अगर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी संपत्ति का मालिकाना हक उनको नहीं है। मैं अभी प्रभाजी को बता दूं, श्रेणी 1 से श्रेणी 20 तक की जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की पॉलिसी कांग्रेस सरकार ने 2015 में बनाई और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया, लेकिन उसमें भी 10% स्टाम्प शुल्क देना था। बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो 10% भी नहीं दे सके। हम लोग उसको 10% को फ्री नहीं कर सकते थे। लेकिन आज आवश्यकता है कि आप जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इस एलिवेटेड हाईवे के आसपास है, पूरे देहरादून नगर निगम में जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके वर्तमान झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे उनका छोटा मोटा आवास हो, यदि उसका मालिकाना हक नहीं है तो उनके पुनर्वास की एक पॉलिसी लाइए, ताकि पूरे देहरादून के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए रह रहा हो, या फिर कोई जब तजूल की संपत्ति हो, कोई लीज की प्रॉपर्टी हो, या किसी निजी व्यक्ति का आवास हो। तो आप उस जगह के लिए एक पॉलिसी लाकर आप डेवलपमेंट का काम कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस केवल इसलिए खड़ी है कि एक गारंटी एक वेलफेयर सरकार उत्तराखंड की दे कि निश्चित रूप से आपके साथ धोखा नहीं होगा। अभी उत्तराखंड, अभी एक भाई आपके यहाँ पर बोल रहे थे कि उनके सर्टिफिकेट चेक कीजिए, उनका डोमिसाइल चेक कीजिए, उनका चेक कीजिए। भाई आप अगर इस तरह की मानसिकता के साथ, देखिए जो वर्तमान में दो पार्टियों की सरकार रही है, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों की ये कोई मानसिकता नहीं है, ये केवल आपकी मानसिकता है। एक यूकेडी है और एक यूकेडी के नाम पर, उत्तराखंड के नाम पर 2 एक छोटे मोटे दल खड़े हैं, 4-5 आपने गुंडों को शामिल कर रखा है और हर एक का सर्टिफिकेट चेक करना है। ये सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार आपको नहीं दिया। गुंडे हैं, कोई नहीं, किसको बोल रहे नहीं, गुंडे? ये सर्टिफिकेट चेक करने का आपको अधिकार नहीं दिया। सही और तो गुंडागर्दी बोला करेंगे तो हमने, गुंडागर्दी तुमने समेट दी बसा जाएगी। रखा है, बिल्कुल वो दर-दर के दिमाग में से कमी ठोकरे निकाल खाएंगे दीजिए। वो। उत्तराखंड सबका हमारे है, कहने का ये आप मतलब जैसे नहीं था कि 4-5 उनको- गुंडों का नहीं है। उनको बेघर करो। हमारे दिमाग में कहने से का मतलब फतूर था कि निकाल तुम्हारे दीजिए। वोट बैंक बिल्कुल वाले हैं वो। उत्तराखंड सबका है और उत्तराखंड के भाई बहन पूरी अगर दुनिया में बोलना रहते है तो थोड़ा हैं। ये सा आप जवाब जैसे लगा- 4-5 गुंडों के करके बोलने बात से करा करो। गुंडे यदि वाली हम क्या लोग बात अपने हो गई? आप को चलाने लगे तो कुछ देश 1 घंटा में नहीं हमारे चलेगा। बराबर गुंडे आज हैं कोई पूरे क्या? दुनिया में, पूरी दुनिया में उत्तराखंड के भाई बहनों का सम्मान भी है हमारा और वो हर मतलब नहीं क्षेत्र था, में हमारा आगे ये निकल रहे मतलब हैं। था कि तुमने कहां आपको से अगर उन्हें वोट बैंक सर्टिफिकेट के चेक न्यूज़ करना में है ना, बसा दिया यहाँ। नहीं, इतनी चुल उठ रही है ना आपको सर्टिफिकेट चेक करने की, तो जाइए अजय सिंह बिष्ट को, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बना रखा है, हटाइए और पौड़ी में लाइए। क्यों भेज रखा है आपने दूसरे राज्य में? अरे दूसरे राज्य में तो आप यहाँ पर यूकेडी के नाम पर, आप उत्तराखंड के नाम पर जो गुंडों की फौज इकट्ठी कर रखी है आपने 10-12 लोगों की, खत्म हो गई ये कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पुल बनाने की आड़ में जिस तरह से गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं और वो इस तरह से आप जैसे लोगों को, आप जैसे गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये दोगली सोच नहीं चलेगी।
भाजपा की कोई प्रवक्ता बात यहाँ नहीं, प्रभा जी आप बैठी है, थोड़ा समझ के आपकी रहना हमारे जिम्मेदारी गुंडों बनती है से। प्रभा जी कि इस तरह के गुंडों पर भी ठीक। कंट्रोल करें ठीक और है। इस पर भी कंट्रोल करें कि किसी तरह के व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। आशीष सैनी जी, उत्तराखंड मैं राज्य चाहता का हूँ बजट इतना आशीष काफी सैनी है। जी, आशीष सैनी जी, शकुंतला रावत जी वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे शब्दों का आप प्रयोग ना करें, उम्र दराज भी है। बिल्कुल नहीं 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 शकुंतला जी का नाम नहीं लिया, मैंने नहीं, कहा नहीं, कि नहीं, ये बहुत उत्तराखंड के नाम पर बुजुर्ग यूपीटी के महिला नाम है, पर सम्मानित यदि कोई है। खड़ा होता है आप गुंडा नहीं, और उसका समर्थन करती, इन्होंने समर्थन किया ना उनका गुंडागर्दी का। नहीं, ये आप हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट चेक करने वाले? नहीं, नहीं, ठीक आप है। उत्तराखंड में पॉलिसी बना लीजिए कि बाहर का आदमी नहीं रहेगा, आप तय कीजिए अंदर का आदमी नहीं, कौन नहीं, है और ये- आप अपने सब लोगों को पूरी दुनिया से वापस प्रभा जी, बुलाइए। आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ठीक है, हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन ये भी तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आज हमारे जो राज्य में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम तो उसके लिए भी कानून लेके आए हैं, धर्मांतरण का कानून हम लेकर आ रहे हैं। आज बात चाहे वो अतिक्रमण की हो, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं बताइए ना एक ये बार भी जरा। कांग्रेस ने किया है। अगर सबसे नहीं, ज्यादा किसकी सत्ता का बात कर रहे हो? लालच नाम तो रहा बताइए ना। है तो वो कांग्रेस की सरकारों को कौन सी रहा है। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? आप एक तरफ अलगाववादी बात करते हो, दूसरे राज्य के विकास की बात करते हो। ये दोनों चीज चलने वाली नहीं है। अगर नहीं, आप अलगाववाद की आग लगाना की भी चाहते हो बात उत्तराखंड करती है में। तो उसी में आप अतिक्रमण भी उत्तराखंड उसी का के ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट करने में अतिक्रमण किसी विफल भी रूप रहे, में हो आपकी सकता है। सरकार पूरी आज तरह हमारे विफल रही। पहाड़ जब खाली हो गए थे, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर पहले आई थी, तब इन लोगों ने आशीष क्या जी, काम किया शांत था? हो जाइए। आशीष जी, बोलने दीजिए। नहीं, मुझे सर ये सवाल पूछना है कि ये यूपीटी के या यूपीटी के नाम पर बने कौन से गुंडे हैं जिनको जेल नहीं भेजा जा रहा है? हुए हैं। इन्हें किसने अधिकार दिया कि अरे आप क्यों इधर-उधर की बात कर रहे हैं? उधम सिंह नगर नहीं, चले मैं समझ जाइए, कर रहा हूँ केवल कि इन्होंने प्रभाजी वोट उनका बैंक की समस्या कर रही है। राजनीति के लिए इसका सब मतलब लोगों ये को बीजेपी बसाया। की पॉलिसी हम है। अभी भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो के इशारे उत्तराखंड पर में ही आ आग गया लगा रहे ठीक है हैं। वो उत्तराखंड का है। तो जवाब नहीं दे रहे हैं। जो उत्तराखंड में आ गया ठीक है वो उत्तराखंड का है, लेकिन उनको बसाने के लिए आपने नहीं, उस वक्त डेमोक्रेसी उनके की डेमोक्रेसी की certificate बात क्यों आप क्या check कर रहे हैं मुझे बताइए आपने ना। केवल वोट बैंक के लिए उनको बसा उत्तराखंड दिया, राज्य की नदियों के पॉलिसी है किनारे कि उनको 15 बसा साल दिया। जब आप उत्तराखंड बाद में में सारे रहेंगे तो वोट आप बैंक अपने तैयार कर लिए। मलिन बस्तियों में कांग्रेस के नहीं, वोट आप क्यों घबराइए निकल कर ना आते वोट हैं? बैंक से। आप ये बताइए, वोट बैंक आज तो किसी का पहाड़ों भी में जो होगा, उसको विलायत छोड़ हो दीजिए गया आप। है, अगर अगर हमारी आप अच्छे सरकार काम करेंगे तो धर्मांतरण आपको का भी वोट कानून लेकर मिलेगा। आ रही है फिर तो वोट उसमें चोरी क्या करने की बुराई जरूरत हो नहीं पड़ेगी गई? आपको। हमारे वहाँ पर जो भोले नहीं, भाले आप लोग अगर रहते अच्छे हैं काम उनको करेंगे तो बहला वोट आपको करके भी मिलेगी, बाहर चोरी के करने ये की जरूरत कौन नहीं से लोग पड़ेगी। हैं जो वहाँ पर आके ठीक है बस प्रभा जी, रहे हैं? वीरेंद्र हमें शर्मा जी, इसके बारे में भी तो पता करना है। वीरेंद्र शर्मा जी नहीं, कुछ ये कहना आपकी चाह रहे हैं। पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, याद रखिए एक बार, सोच समझ वीरेंद्र के शर्मा जी, बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही करेंगे। ये आप लोगों के सोच काम के बोलिएगा, आप ये लोगों आपकी का पार्टी की धंधा पॉलिसी बना है हुआ क्या? है कि अतिक्रमण आप बिल्कुल करवाना। पॉलिसी बनाइए। उसके बाद हम ये आप कह रहे बिल्कुल हैं कहिए कि कि अगर हमारी हमारी सरकार पॉलिसी ये कह है, रही है कल को कि मुकर अगर मत जाना। मलिन बस्तियों कल के को आपके लिए हम मुख्यमंत्री लोग और काम प्रदेश कर रहे अध्यक्ष हैं, मुकर जाएंगे इस ठीक है बात प्रभा से। जी। हमने पहले ही कहा है कि एलिवेटेड रोड आप बनने पहले में इतना महेंद्र समय भट्टी क्यों से लग रहा धामी है? की सब कुछ कराइए नहीं, पहले आप कि ये आपकी देखिए, जो पॉलिसी है या नहीं एलिवेटेड है। रोड है 1.5 साल से इसका मैप बन रहा है। इस समय इसीलिए लग रहा है कि हम भी चाहते हैं कि जो लोग वहां पर मलिन बस्तियों में है पहले उनको विस्थापित किया जाए, उनको कहीं पे घर बना के दिया जाए, उसके बाद ये कार्य शुरू हो। नहीं तो एलिवेटेड का काम तो 1.5 साल पहले से इसकी ठीक रूपरेखा है तैयार वीरेंद्र हो अवधि, रही है। तो वीरेंद्र अवधि, आपसे ज्यादा चिंता वीरेंद्र हमें शर्मा है, जी, वीरेंद्र शर्मा लेकिन जी, अगर आप इसका फायदा लेना चाह रहे हैं, लोगों को उकसाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि आज राज्य आप के लिए लोगों को आपके धोखा पास कोई देंगे मुद्दा नहीं तो है, ठीक है प्रभा जी। कोई कांग्रेस आपके पार्टी पूरी पास ताकत नहीं के ठीक है साथ प्रभा जी। सामने तो खड़ी आप होगी। बेबुनियादी आप वीरेंद्र जैसे शर्मा जी झूठे बोलेंगे। लोगों को केवल बचाने के लिए प्रेस उत्तराखंड को कॉन्फ्रेंस आप के खड़े अलावा मिलेंगे। आपके क्या पास बात कोई कर काम रहे हैं प्रभा आप? जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। राज्य के लिए एक विकास की बात आप बता उत्तराखंड के दीजिए। प्रभा जी, लोगों को धोखा नहीं दे पाएंगे, हम सामने खड़े प्रभा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, शांत हो जाइए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभा जी, शांत हो जाइए। आपने क्या किया है? प्रभा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। वीरेंद्र शर्मा जी, देखिए रोहित जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की ये वाकई में एक पॉलिसी है शुरू से ही कि अगर ये कांग्रेस तो अगर रोहिंग्याओं को यहाँ से भगाने की बात करती है सरकार, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और ये बात सच है, ये बकवास पूरे मत देश कीजिए में। आप। नहीं, ये बकवास कर रहे हैं आप बैठ के। ये बिल्कुल कौन सी सही है पॉलिसी सर। कांग्रेस की? ये पूरी अरे सरकार, बकवास मत कीजिए पूरे आप। देश भर आप में सरकारी कांग्रेस गुंडागर्दी कर रहे हैं। एनआरसी तमीज जब सीखिए बीजेपी पहले। ने लाई है, तमीज सीखिए पहले। नहीं, आप जब बीजेपी ने कांग्रेस जब ने कहा एनआरसी रोहिंग्या लाई को थी तो बसाया आप जाए। क्यों विरोध में थे? बकवास मत करना बिल्कुल भी। नहीं, आप मैं जब कह भी रहा हूं, बिल्कुल रोहिंग्याओं बकवास को मत बाहर करना। करने की आप लोग कांग्रेस के कहते बारे में हैं- बकवास करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, सच बोलिए, देखिए, तमीज से बोलिए। नहीं, किसने तमीज से कब मैं कांग्रेस कोई ने कहा रोहिंग्या को आपसे बसाया कोई जाए? पर्सनली बात अरे कर आप रहा हूं। बकवास मत कीजिए।
ये झूठ बोलने का बंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह से शाम तक झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। बाहर के हैं तुमने अरे झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, झूठ क्यों है? ये सच है, ये देश देख रहा है। झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस हमेशा अरे आप शर्म कीजिए पहले, रोहिंग्याओं का आप साथ दे शर्म रही है, कीजिए। जो एक सच्चाई है देश की। आपको बड़े चैनल के दर्शक देख रहे हैं, आप किस तरह का झूठ का इस्तेमाल, सरकारी झूठ का
डिसीजन भी लेंगे आप खुद आप में नहीं से रहे हैं। आप मुझे लगता है आपकी आप मानसिक आप स्थिति आप खराब हो गई है। जो आप इनकी बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है आपकी मानसिक स्थिति खराब हो बोलिए गई बोलिए है। बोलिए आप भी कमीशन बोलिए। मिल रही है क्या कोई बताइए पहले देखिए जरा। रोहित जी, झूठ बोलने का काम करता है, एक्चुअली शर्म नहीं प्रॉब्लम आती क्या है है, बैठ के। कांग्रेस की पीड़ा अपनी जगह है और भाजपा की पीड़ा अपनी जगह है। ये दोनों पार्टियों ने इस राज्य में सत्ता में 15 साल और 10 साल गुजारे हैं। इस बात को क्यों भूल जाते हैं सैनी जी या प्रभा जी? आप ये बताइए कि जब 2007 से ये लड़ाई शुरू हो गई थी कि मलिन बस्तियों को मालिकाना अधिकार करो, और भाजपा को लोगों ने इसलिए हराया और कांग्रेस को इसलिए लाए कि कांग्रेस पर कुछ ना कुछ काम करेगी। लेकिन हुआ क्या 2017 तक सैनी जी? क्या आप उस बात से बच सकते हैं? क्या बच सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप ये बात देखिए मुझे बोलने देखिए अब ये खींच है, ये खींच है, ये तो भारतीय जनता झूठ बोलने का मंच नहीं मिला है। सैनी जी एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सैनी जी डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे ख्याल से, वो सुधर सकते अपना फेलियर कोई भी सरकार अपना फेलियर सरकार कोई भी सुनना नहीं चाहती। मैं एक बात से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की 20 तक की जमीनें उनके मालिकाना हक उनको दिए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री की गई है। सैनी जी मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये आपकी खींच है, ये आपकी केवल खींच है जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए आप इस तरह के शब्द निकाल रहे हैं। मैं इस बात का समर्थन राज्य नहीं हूं। आंदोलनकारी की बात नहीं की, मैंने उन गुंडों की बात की आम जो आदमी उत्तराखंड पार्टी बात का का बिल्कुल खंडन करती है। ठेकेदार राज्य बनाने वाली मैंने पार्टी गुंडों की के बात लोगों की को अगर है, आप मैंने आशीष नेगी और बहरीन आशुतोष से नेगी बोल की बात रहे की हैं, है। इस भाषा के कैसे साथ कर बोल रहे हैं रहे गुंडागर्दी वो हैं, तो आपके कांग्रेस संरक्षण पार्टी में? को इसकी माफी आप मांगनी किसी चाहिए। गुंडों के ये सारे मेरा कहना उत्तराखंड चलाएंगे है, क्या? निवेदन भी है, क्योंकि आप गुंडों के सारे उत्तराखंड जब आप चलाएंगे 10 साल क्या? सत्ता में रह लिए और हैं, गुंडागर्दी तो क्या करेंगे और आप राष्ट्रीय अपने आप को आंदोलनकारियों कितना के कभी पीछे छूट मानते हैं? जाएंगे। क्या आपने नहीं ये बताया पॉलिसी वहाँ पर चलेगी। लोग? क्या आपने ये वहाँ लोग पॉलिसी बताया नहीं क्या? चलेगी कि सैनी गुंडों का जी, सहारा लेकर आप कांग्रेस उत्तराखंड पार्टी चलाएंगे। की ये खींच है और उसको बिल्कुल डर नहीं लगता है चलेगी। आम आप आदमी कितना पार्टी भी से और चिल्लाइए, यूकेडी से, चिल्लाइए, उसी वजह से वो हार जाते उत्तराखंड हैं। आपकी इस क्योंकि जब सत्ता में आते तब ये काम को करते नहीं नहीं है रोहित जी। अपनाएगा। तो क्या होगा? पूरा ये खींच तो उत्तराखंड निकालेंगे आपकी कहीं ना नीति कहीं। का और इस विरोध खींच का करेगा, इनको गुंडों का नुकसान साथ सहना नहीं पड़ता है। देगा। वीरेंद्र शर्मा जी, सैनी को इसीलिए माफी आप मांगनी वीरेंद्र शर्मा जी। सत्ता से बाहर चले गए। तैयार ही नहीं है। आप वो अलगाववाद की उनको बात बंद करते हैं, कराइए। इसलिए यूके आशीष सैनी जी नहीं आता। दूसरों को भी सुन लीजिए। नहीं सर, आप बार बार यहाँ कांग्रेस को और उत्तराखंड को बदनाम और अलगाव करने का नहीं प्रयास कर रहे अलगाव हैं। नहीं, ये मैं जो सच्चाई बता गुंडों रहा के हूँ। समर्थक बैठे अच्छा हैं आप ना, एक बात सुनेंगे आप आशीष नेगी और आशुतोष मेरी नेगी जैसे गुंडों का साथ दे रहे मेरे हैं। 2 सवाल का किस मुंह जवाब से दे रहे हैं आप सुनिए। साथ? इनको बंद करिए। आप कैसे मेरी बात उत्तराखंड सुनिए। बनाना चाहते हैं बताइए आप। आप मेरे 2 सवाल का जवाब देना, ठीक है? नहीं सुनो, आप सिर्फ 2 बातों का जवाब देना मुझे, ठीक है? आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 2007 से 2012 तक दीपनगर से विधायक किस पार्टी का था? बिल्कुल सही बोल एक सेकंड, नहीं ये नाम बताएंगे उसका। अगर ये आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं तो ये नाम बताएंगे उसका। आज वो नहीं, आप उमेश काऊ की बात कर रहे हैं हाँ, ना? वो किस में थे उस टाइम? आप सच बताना। नहीं तो वो तो मालूम है ना, उमेश काऊ कांग्रेस ठीक के है, में आप एक बात सुनिए, चलिए अब छोड़िए। अब बताइए राजपुर रोड में एससी की सीट जो डीएल रोड का एरिया आता है, उस टाइम वहां का विधायक कौन था? राजकुमार थे। राजकुमार की विधायक थे। राजकुमार किसकी हाँ, हाँ। पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के थे। तो ये जो अतिक्रमण हुआ इन दोनों नदियों पे, ये एक ही नदी है, ये यही रिस्पना बनती है नीचे, है ना? आधा उन्होंने बसाया, आधा इन भाई साहब ने बसाया, ये आपको मालूम है ना? नहीं तो कोई गलत काम किया उन्होंने? बिल्कुल गलत। अतिक्रमण करना अच्छा काम होता है, कैसे? पहले आप मुझे नहीं कैसे बताओ। गलत किया? नहीं मुझे आज बताना है। अतिक्रमण मुझे अरे आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ही नहीं, वो सुन लीजिए सही जरा, काम सुनने किया की क्षमता लेकर आइए। नहीं, अरे भाई जी सुनने की क्षमता लेकर आइए। अरे वोट बैंक के लालच में आप किसी को गलत तरीके से बता देंगे। पहले सुनने की क्षमता लेकर आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। आपने 2 सवाल पूछे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी गरीब व्यक्ति यदि किसी खाली जगह पर एक पन्नी डालकर वहां रहने लगा, ठीक है, मैं तो जवाब क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उसे आवाज दे? हाँ सुनिए, जिस आवाज मुझे की आज सीधा आप सीधी बात बात कर रहे हैं ना, बताइए, हाँ या बीजेपी नहीं? से, बिल्कुल ठीक जिम्मेदारी है या नहीं? अगर आप और आप सुनिए, अब आप एक मिनट सुन लीजिए। वो कोई यहाँ पर गुंडागर्दी करने नहीं आया, वो आपके घरों में काम करने आया, आपकी वेल्डिंग करने आया, आपका मकान छीनने के लिए आया है। वो देहरादून कर उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी करने में आया हुआ मजदूर है। इसके बाद आपने पहले ही उनको सही जगह क्यों नहीं बसाया? मेरा सवाल ये है, नदी के किनारे क्यों बसाया? नदी के किनारे क्यों बसाया आपने? क्यों अतिक्रमण करने को विवश किया? क्यों आपने 320 के मीटर को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय समाप्त हो गया, उनको घर दिया जाए, समय समाप्त हो गया। उनका पूर्ण निवास। ठीक है, मैं सभी
और ठीक है, हमारा ये भी मेरा ये भी है कहने को, ठीक है, ठीक जो है। आपदा में गए हैं मैम, आप उनके बारे में भी सोचा जाए। ठीक है मैम, ठीक है। आज समय समाप्त हो गया। पीसीआर से ऑर्डर आ रहा है। प्रभा बदुनी जी, आशीष सैनी जी, डीके पॉल साहब, वीरेंद्र शर्मा जी, शकुंतला अहलावत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित मेहमानों का। और समय मेरे ख्याल से कुछ लोगों को कम मिल पाया क्योंकि लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते रहे और किसी को बोलने नहीं दिया। तो फिलहाल अब देखना होगा कि चुनावी वर्ष अब 2027 है, अब नया एजेंडा तैयार हो रहा है। देखते हैं सरकार इस बीच का एलिवेटेड रोड कैसे बनाती है और कांग्रेस किस तरह से उसका विरोध करती है, और क्या सरकार बीच का रास्ता निकाल के मलिन बस्तियों के लोगों को कहीं बसाएगी या फिर क्या होगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।